नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता परिरमोला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात संवाद 365 के साथ। और आज इस संवाद में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है धर्मपुर विधायक विनोद चमोली जी। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। उत्तराखंड की राजनीति में जाना माना नाम विनोद चमोली, जो 3 मई 2008 से 3 मई 2018 तक देहरादून नगर निगम के 2 कार्यकाल के महापौर रहे हैं और वर्तमान में धर्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विनोद चमोली भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 3 बार के कांग्रेस विधायक दिनेश अग्रवाल को हराया। विनोद चमोली ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता और दूसरी बार धर्मपुर सीट से विधायक हैं। विनोद चमोली के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1995 से हुई। वो अपने बालपन से ही संघ से जुड़े थे और उनका स्कूल ऑफ थॉट आरएसएस रहा है। वहीं विधायक चमोली का मानना है कि अगर समाज के लिए कुछ करना है तो राजनीति एक प्रभावशाली क्षेत्र है, जिसके माध्यम से समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको समाज में त्वरित परिणाम देने हैं तो राजनीति एक सशक्त माध्यम है। तो आज हमारे साथ विधायक विनोद चमोली जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारा खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो राजनीति को लेकर है कि कब आपकी राजनीति में आपने पहला कदम रखा, कब आपके राजनीति का करियर शुरुआत हुई? मैं सन 85 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक घटना घटी थी जिसके कारण मैं आज राजनीति में हूँ। लगभग 37 साल मुझे काम करते हुए एक लंबा टेन्योर मेरा हो गया है। तो बहुत लंबा विषय है, क्योंकि 37 साल को बहुत थोड़े समय में समेटना मुश्किल काम है। बहुत सारा संघर्ष उसमें जुड़ा हुआ है और बहुत सारा काम करने का अवसर भी मिला है, लेकिन एक घटनाक्रम के कारण ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ पाया हूँ। सर, वो घटनाक्रम आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? किया जा सकता है। मैं जब यहाँ आया था तो मैं यहाँ होता नहीं था, मैं यहाँ आया था देहरादून में। तो उस दौरान एक बार एक घटना घटी। एक बच्ची थी हमारी गांव की पास की, उसका अपहरण हुआ था, उसके साथ फिर मर्डर हो गया था उस बच्चे का, दुष्कर्म हुआ था। तो उसको लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ था। तो मैं उस माहौल से जुड़ गया। तो फिर उसने मेरा पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया, मानसिकता मेरी बदल दी और एक समाज में कुछ कर गुजरने का एक ऐसा माइंड बना कि मुझे समाज के लिए काम करना है। जो कुरीतियाँ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का संवेदनहीनता है, जो मुझे उस दौरान, उस आंदोलन के दौरान देखने में आई, तो उसने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला और वहाँ से ही मेरा ये दूसरा जीवन कहिए, क्योंकि मैं एकेडमिक आदमी था तो मैनेजमेंट वगैरह किया था, मैं नौकरी में था पहले। तो वहाँ से मेरा ये बदलाव हुआ और उसके बाद से मैं राजनीति में लगातार सक्रिय हूँ। आपने ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर राजनीति ही क्यों चुनी कि राजनीति में ही जाना है? ऐसा जब मैं जिस तरह मेरी उस मूवमेंट में सक्रियता रही तो कुछ राजनीतिक क्षेत्र के लोग थे जो उस बीच मेरे संपर्क में आ गए थे। और मैं बाल्यकाल से ही, जब मैं पढ़ता था तो मैं संघ की शाखा वगैरह जुड़ा हुआ था, उनमें जाता था। बाल स्वयं सेवक रहा मैं पहले। तो क्योंकि स्वयं सेवक रहा, संघ से जुड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं देश और समाज, ये सब चीज़ें ये उसका हिस्सा है और उसकी स्कूलिंग है। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है संघ की स्कूलिंग है। तो उसके कारण ही संभवतः ये उस समय माइंड बना कि भाई मुझे समाज के लिए अगर कुछ करना है तो राजनीति एक प्रभावशाली क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक कुछ कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको समाज में त्वरित परिणाम देने हैं तो उसके लिए राजनीति एक सशक्त माध्यम है, ऐसा मेरा आज भी मानना है। और इस चीज़ों के कारण, क्योंकि संघ से मेरा बैकग्राउंड रहा और स्वाभाविक तौर पर जब क्योंकि संघ का बैकग्राउंड रहा तो भाजपा के लोग मेरे संपर्क में आ गए और एक निर्णय हुआ कि भाई चलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दूंगा, और वहाँ से मैंने ये ट्रैक पकड़ा। सर, हर क्षेत्र में एक गुरु मानते हैं। जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किसने किया है राजनीति के क्षेत्र में? किसको आप गुरु मानते हैं जिन्होंने आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किया? देखिए, समय समय पर बहुत लोग हुए हैं और हमारे यहाँ संघ में कहिए या भारतीय जनता पार्टी में कहिए, कार्यकर्ता निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो जब मैंने काम शुरू किया तो जैसे मैंने कहा, मेरा स्कूल ऑफ थॉट तो आरएसएस है।
तो स्वाभाविक बात है, संघ का जो जो दृष्टिकोण है, उनका जो सोच है, वो मेरे ऊपर हावी रहा शुरू से, आज भी हावी है। तो संघ में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उस समय के जो पुरोधा हुआ करते थे, देवेंद्र शास्त्री जी, विष्णुदेव नौटियाल जी, गजेंद्र दत्त नेथान जी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। यहाँ पर भारत भूषण गोयल जी थे, इनमें नरेंद्र मित्तल भी इनमें से एक थे, आपके डॉक्टर सत्यप्रकाश नवनीत जी थे, रहनवाल जी थे, बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है कि जिन लोगों ने मेरी युवावस्था को तराशने का काम किया पार्टी के लिए, और परिणाम ये हुआ कि आज मैं आपके सामने पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में बैठा हुआ हूँ। जी सर, राजनीति में आना बिल्कुल भी आसान नहीं है और स्पेशली इसमें पैर जमाना काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है, तो आपको भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस दौरान जब आप राजनीति में आपने पहला कदम रखा था, तो किन किन संघर्ष से आपको जूझना पड़ा, किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, जिस दौर में मैंने राजनीति प्रारंभ की, उस समय भारतीय जनता पार्टी आज के जिस तरह उसका प्रभाव, ऐसा प्रभाव उस समय नहीं था। और मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो सभासद का चुनाव लड़ा, 88 में लगभग। तो वो चुनाव जब मैं लड़ा तो एक स्थिति ऐसी थी कि जो क्षेत्र के लोग वहाँ के मुझे कहते थे, भाई आप निर्दलीय लड़िए, क्योंकि भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उस समय तो भाजपा का प्रभाव नहीं था इतना, लेकिन कभी मैं भी कन्विंस हो जाता था बातचीत में, तो यंग एज थी। लेकिन मुझे संघ के बहुत वरिष्ठ अपने कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, उन्होंने बैठ के समझाया। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम, ठीक है, हो सकता तुम निर्दलीय चुनाव जीत जाओ, लेकिन अगर पार्टी टिकट पर तुम चुनाव लड़ते हो और हार भी जाते हो तो पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। तो मैं मानसिक रूप से इतना ज़्यादा पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही कि मुझे लगा अगर मेरे हारने के बाद भी अगर पार्टी मजबूत हो सकती है, फिर मुझे टिकट पे ही लड़ना चाहिए। और मैं भाजपा के टिकट पे, उस समय युवा मोर्चे का मंत्री भी था, तो मैं टिकट पर चुनाव लड़ा और कुछ जनता का सहयोग ऐसा रहा कि मैं चुनाव जीत गया। और पहला वोट भी अपने आप को दिया मैंने। आज जिंदगी का पहला वोट मेरा अपने आप को दिया हुआ है। मैंने वोट भी तभी दिया था, तो उम्र भी कम थी। भाई जीत गए तो फिर वहाँ से चल पड़ा कारवां अपना, फिर निकल पड़े आगे को। तो निश्चित तौर पर बड़ा लंबा संघर्ष उसमें रहा है। जन आंदोलन हुए हैं, राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ है, एकता यात्रा का आंदोलन, दोनों को मैं इंचार्ज रहा यहाँ पर। आपका उत्तराखंड मूवमेंट हुआ है, मैं रासुका में बंद रहा, 2 बार जेल गया। वो एक बड़ा, उसके एक बड़ा एक अभियान था, वो उसकी बड़ी हिस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें संघर्ष से जुड़ी हुई हैं और संघर्ष चल रहा है, आज भी संघर्ष चल रहा है। जी बिल्कुल सर, धर्मपुर की जनता ने आपको दूसरी बार चुना है, तो धर्मपुर की जनता के लिए विधायक निधि से क्या कुछ कार्य आप कर रहे हैं और क्या कुछ कार्य अब तक कर चुके हैं? देखिए, मात्र विधायक निधि नहीं जी, आपको जानकारी में देहरादून का मेयर भी रहा हूँ। उस नाते भी मैंने बहुत सारा काम यहाँ पर किया है। और जब मैंने मन बना लिया कि मुझे धर्मपुर से चुनाव लड़ना है, और वो भी मन क्यों बनाया उसका भी एक कारण था, क्योंकि देहरादून में अकेले धर्मपुर की सीट ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। और ये माना जा रहा था कि धर्मपुर की सीट, जो वहाँ पर तात्कालिक हमारे विधायक थे, जो मंत्री भी थे, दिनेश अग्रवाल जी, उनसे निकालना इतना आसान नहीं। कांग्रेस की नंबर 1 सीट मानते थे उसको। मैंने भी मेरा स्वभाव है कि मैं चुनौतियों को स्वीकारता हूँ। एक फाइटिंग स्पिरिट है मेरे अंदर, पहले से ही है, बचपन से ब्लड लाइन है ऐसी। तो मैंने कहा नहीं, अगर भाजपा की परंपरागत सीट पर जीते तो फिर आनंद नहीं है। आनंद तब है जब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालूं, तभी मेरे काम की प्रामाणिकता है। तो मैंने धर्मपुर चुना, तो तब से मैंने धर्मपुर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। तो विधायक निधि तो सीमित आती थी, 4.25 करोड़ आती थी, आज वो 5 करोड़ हुई है। तो उसमें तो जो रोज़मर्रा के काम है, कहीं मंदिर बनना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनना है, कहीं छोटे मोटे पुलिया सड़क बननी, छोटे मोटे काम हो पाते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास कामों के हैं। तो पिछली बार भी हमने काफ़ी काम किया, PWD के माध्यम से किया है, अन्य विभागों के माध्यम से किया है। अभी भी वो काम इस समय चल रहे हैं, आगे के लिए बहुत सारे काम पाइपलाइन में हैं। तो अब चूँकि मैं प्लानिंग का भी आदमी रहा हूँ, नगर निगम वगैरह मैंने काफ़ी काम किया है, तो मेरा एक प्लान है पूरी विधानसभा जिस पर इस समय काम चल रहा है। कुछ खास सौगात देने वाले हैं आप धर्मपुर की जनता को? देखिए, अभी जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, बाईपास 2012 के बाद बन नहीं पा रहा था। 2012 में उसका निर्णय हुआ था, वो कोर्टों में लटका हुआ था। तो कोर्टों से उसका समाधान करना, उसके बाद उसका दोबारा टेंडर कराना,
टेंडरों में फिर व्यवधान आए, फिर टेंडर कराना, और आज वर्तमान में बाईपास बनने की स्थिति में इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो एक बड़ा काम जो उस विधानसभा का रुका हुआ था, जो उस विधानसभा की लाइफ लाइन बाईपास इस समय है, वो इस समय बन रही है, वो काम पूरा हो रहा है। इसी तरह से आरओबी बनना था, तो आरओबी में जब मैं मेयर था तो कुछ आरओबी का हमने प्रपोजल भेजे थे, जिसमें माता मंदिर रोड से लेके बाईपास तक एक आरओबी है जिसका भी सैंक्शन हुई है, जिस पर अब काम होना है। इसी तरह से भंडारी बाग से लेके रेस्ट कैंप का एक आरओबी था, पर इस समय काम चल रहा, मुझे लग रहा साल 1.5 साल के अंदर भी वहाँ पर भी काम चलने लग जाएंगे लोग, तो वो भी वर्केबल हो जाएगा। तो उस पर हमने काम किया है। इसी तरह से जो हमारा इंद्रेश से लेके कारगी होते हुए बंजारावाला होते हुए मथुरा वाला रोड जा रहा है, ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है एक उस क्षेत्र की। तो यहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम इस समय चल रहा है, उस पर टेंडर लगे हुए, काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। 6 वार्ड ऐसे हैं मेरे क्षेत्र में कि जहाँ इस समय सीवरेज का काम चल रहा है, सीवर लाइन पड़ रही है, पानी की लाइन पड़ रही है। कुछ क्षेत्रों में अमृत योजना से मैंने पहले डाल दी थी, लेकिन उनमें बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो नगर निगम में अब जुड़ा है, तो वहाँ पर भी इस समय एडीबी के माध्यम से पानी की लाइनें पड़ रहे हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, ओवर टैंक बन रहे हैं, आपका सीवरेज पड़ रहा है, ड्रेनेज ठीक होगा, सड़कें बनेंगी। 600 करोड़ रुपए की लागत से काम हो रहा है। इसके साथ ही जो क्लेमेंट टाउन है, कैंटोनमेंट एरिया मेरे पास आता है, उसमें 16 करोड़ की लागत से पेयजल लाइनें पड़ी, पानी का इंतजाम हुआ है, वो काम हुआ। 102 करोड़ का भी प्रपोजल सीवर लाइन का वहाँ बना हुआ है। नमामि गंगे में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। वर्ल्ड बैंक से 72 करोड़ की लागत से मैंने ये जो मेवाली वाली बेल्ट है, यहाँ पेयजल संकट था, वो दूर हुआ है। आज लोगों को बिना मोटर के तिमैली तक पानी मिल रहा है। वहाँ के सड़कों के चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं। आपने देखा होगा मेवाले के पास मस्जिद, कोई सोच सकता है कि 12 फीट पीछे जाएगी, मस्जिद 12 फीट पीछे गई, कब्रिस्तान पीछे गया, वहाँ पर भी सड़क का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का, वो भी काम इस समय चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिस दिन से मैं बना हूँ, प्रत्येक वार्ड में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, और इसमें कुछ सैद्धांतिक निर्णय भी हुए। जैसे मेरे क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन मैं लगभग 1.25 साल से कुछ अधिक मेयर और विधायक दोनों पदों पर रहा हूँ। तो मैंने नगर निगम की सीमा एक्सपेंड करके उन क्षेत्रों को नगर निगम में लिया था। आज वो कम्प्लीटली नगर निगम क्षेत्र है, जबकि वहाँ पर टैक्स नहीं लिया जा रहा, 10 साल का एग्जम्पशन है। उसके बावजूद शहरी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको इस समय हम लोग दे रहे हैं। तो ये एक एज ए प्रिंसिपल डिसीजन था, ये मेरा नीतिगत निर्णय रहा, तो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो अगर देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ ठीक ठाक उस विधानसभा में काम इस समय हो रहा है। जी जी सर, आप महापौर भी रहे हैं 2 बार, तो देहरादून शहर को भली भांति जानते हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि देहरादून को और निखारने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, मैं 97 में चेयरमैन रहा पहले। उस समय मुझे ऐसा लगा कि शहर बढ़ रहा है और इसको एक बड़ी संस्था बनना चाहिए, जिसके कारण कि शहर की देखभाल हो सके। और मैंने ही उस समय इसको नगर निगम बनाने का बीड़ा उठाया और नगर निगम बनाया। उसके कारण मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ी, क्योंकि नगर निगम बनने के बाद नगर पालिका डिसॉल्व हुई। तो 1 साल 8 महीने में रहा। लोगों ने मुझे बहुत समझाया, मत करो मत करो। मैं कहा नहीं, अगर शहर के में करना आवश्यक है तो हम करेंगे इसको। और उसके बाद शहर बड़ा हुआ, नगर निगम फॉर्म हुआ। वहाँ से थोड़ा सा दृष्टिकोण बदला कि शहर को कैसे संभालना है, क्या करना। नगर पालिका रोजमर्रा की चीज़ों से तक जुड़ी रही, लेकिन जब नगर निगम बना फिर नियोजन का विषय भी आ गया कि कैसे इसको ठीक किया जाए। बाद में 2008 में फिर मुझे वहाँ पर मेयर बनने का अवसर मिला। उसके बाद फिर एक बार और अवसर मिला। तो इस शहर में तमाम अमृत योजना से काम होने, JNNRM से काम होने, ये जो चौराहा आज आप चौड़े देखते हैं, ये मेरे टाइम के ही चौड़े किए गए चौराहा है। तमाम क्षेत्रों में वो अपना पानी की लाइनें पड़ी, ADB के माध्यम से सीवर लाइनें पड़ी, पूरे शहर के अंदर काम हुआ, चौराहा चौड़े हुए। ये जो आप जो सेंट्रल वर्ज पर पोल देखते हैं, जो आप आज स्ट्रीट लाइटिंग लगी हुई हैं, पहले सेंट्रल वर्ज पे पोल नहीं होते थे। ये कंसेप्ट मैं ही यहाँ पर देहरादून में पहली बार लेके आया था। जो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आज देखते हैं, जिस पर हमारी रैंकिंग में भी सुधार हुआ, वो सब चीज़ें आई हैं, ये इसीलिए आ पाई हैं कि उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर लगा पाए। नॉर्थ इंडिया का द बेस्ट प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर लगाया था। हालांकि आज वहाँ तमाम शिकायतें आ रही हैं, लोग ठीक से चल नहीं पा रहा होगा, लेकिन वो उस कार्यकाल का डोर कलेक्शन होना, ये होना, ये सब प्रयोग उसी समय से हुए हैं। और काफ़ी काम उस समय
ये किया गया है। नगर निगम भी अपने आप में एक बहुत पहले कमज़ोर संस्था के रूप में लोग उसको देखते थे, तनख्वाह बांटने की दिक्कत होती थी। जब मैं छोड़ के आया तो वहाँ बाकायदा सबके भुगतान करके एक एक पैसा रिटायर्ड कर्मचारियों के घर पहुँचा के तनख्वाहें सबकी पूरी करके लोगों को फ्यूचर के लिए इतने पैसे की व्यवस्था करके आ गया कि भाई इनको कभी तनख्वाहों की दिक्कत ना आए। ये सारा मेरे उस काम का हिस्सा है। तो शहर को एक नया शेप देने की कोशिश हुई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लाया उस समय। अब बाद में क्योंकि मैं इधर शिफ्ट हो गया तो उसको इस तरह देखभाल होनी चाहिए तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन चाइल्ड है। मोदी जी ने एक स्मार्ट सिटीज़ की एक योजना लाए, उसमें हमने किसी तरह करके देहरादून को जुड़वाया, इसको किया। तो देखा जाए तो काफ़ी काम हुआ है। जितना मैं समझता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ कि काफ़ी जितना मुझसे बन पाया, जो भी ताकत भगवान ने मुझे दी है, मैं उसके अनुरूप ईमानदारी से अपना काम कर पाया हूँ। जी बिल्कुल सर, आपने काफ़ी कार्य किए हैं। सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कई सालों से ये चल रहा है, लेकिन अब भी ये कार्य प्रगति पे है और इस कारण जनता को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं संतुष्ट नहीं हूँ और ये बातें कई बार शासन स्तर पर भी जो बैठकें होती हैं, या स्मार्ट सिटी की कुछ बैठकों में भी गया तो मैंने अपना जो मेरे मन का कष्ट है वहाँ पर भी रखा। क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो होना था, उसका मूल डीपीआर है, जहाँ से वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, जो मैंने नगर निगम में उस समय पास करके दिया था, ये उसके अनुरूप नहीं हुआ। इसमें समय समय पर चेंजेस होते चले गए और उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जितना पैसा हमने इसमें दिया है, 1450 करोड़ रुपये लगभग इसमें लगा है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उसका जितना अच्छा उपयोग हम कर सकते थे वो नहीं हो पाया। मतलब मैं उसकी प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं हूँ। इवन जो प्रोजेक्ट्स उसका हिस्सा बने हैं, वो सारे वो प्रोजेक्ट नहीं हैं जिनको मैं लेना चाहता था, जिस तरह मैं करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। वो मुझे मलाल रहेगा हमेशा कि वो मेरी मेहनत जितनी थी, वो मेहनत सही प्रकार से धरातल पर नहीं उतर पाई, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, आपने कहा कि राजनीति में आने का आपके एक घटना जो आपके जीवन में घटी थी, उसके बाद आप राजनीति में आने का आपने फैसला लिया था। आज सर, अगर प्रदेश में देखा जाए, जहां जिसको देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं अब लगातार घटने लगी हैं। अंकिता हत्याकांड की अगर हम बात करें तो बेटी इसका शिकार हुई है, लेकिन माता पिता आज भी जूझ रहे हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए। इस पर क्या कहें? देखिए, अब ये बड़ा ऐसा विषय है, भावुक विषय है, जिसका बच्चा जाता है उसका दर्द वही समझता है। राजनीति करने वाले उस पर भी अपनी राजनीति कर जाते हैं, कोई पक्ष में करता, कोई विपक्ष में करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शासन प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए और सख्त भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सख्त नहीं होंगे, हम कानून का पालन नहीं करा पाएंगे। सरकार ने कोशिश की, उसके बाद निर्णय भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें भी विवाद खड़े रहे, कंट्रोवर्सीज होती रही। और उत्तराखंड के अंदर इस तरह की लोग घटनाएं कर जाएं, ये हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देवभूमि है। ये हम लोगों को कायदे से एक ट्रेंड सेटर होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या बाकी चीज़ों में। जो हमारी वर्किंग होनी चाहिए वो बड़ा रिफाइंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं संस्कार दिखने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट दिखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मुझे वो गैप दिखता है मुझे थोड़ा सा। और सरकार ने अपना काम किया है उसमें। हम लोग अरेस्ट भी हुए हैं, पार्टी से कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनको निकाला भी गया है। तो सरकार ने किया है काम उसमें। अब आगे देखो, कानून की एक प्रक्रिया है और न्याय मिलने में समय तो लगता ही है। एक निश्चित प्रक्रिया से उस चीज़ को गुजरना पड़ता है, तो निश्चित जाने आगे उस बच्ची को न्याय भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमको यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना पड़ेगा कि कम से कम इस तरह की घटनाएं ना हो। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पर। जी सर, समाज की आपने बात की है और नकल विरोधी कानून को लेकर भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। इस बीच सर, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो
इन सब चीज़ों से हटकर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उन्हें 3-3 बार एक एग्ज़ाम को देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके प्रति उनमें आक्रोश भी देखने को मिला है, तो उनका मनोबल भी टूटा है और उनको सरकार से जो उम्मीदें थी वो खत्म होती नजर आई हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि इसमें मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं, और लेकिन इसमें पिसना उत्तराखंड के युवा पिस गए। देखिए इसको सिर्फ यहीं तक नहीं सोच सकते, इसको थोड़ा और आगे तक ले जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ लोगों ने गलत ढंग से लोगों को नौकरियां दी हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन जो लोग गलत ढंग से लगे हैं, भ्रष्टाचार वन साइडेड नहीं होता कभी। लेने वाला ही भ्रष्ट नहीं होता, देने वाला भी भ्रष्ट होता है। जिन्होंने अपने नालायक बच्चों को पैसे के दम पर लायक बनाने के लिए, जो असली लायक बच्चे थे वो आज पीछे रह गए और वो नालायक बन गए, उनका क्या? वो कहाँ के लोग हैं? कौन लोग हैं वो? मैं वो जो संस्कार की बात कर रहा हूँ यही तो कर रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा मेधावी नहीं है, पढ़ नहीं रहा है या आगे नहीं आया, तो जिसका अच्छा होगा, जो अच्छा पढ़ रहा होगा वो आगे आएगा। तो क्या मैं कोई गलत प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपने बच्चे को आगे करके उसके राइट्स मार दूंगा क्या? सरकार अपना काम करे। जब ये विषय सामने आया तो सरकार ने फिर सख्ती के साथ कार्रवाई शुरू की, इसलिए 60 से ऊपर लोग जेलों में बंद हैं। ऐसा नहीं नकल के मामले पहले आए, पटवारी में नहीं आया था क्या? पहले भी आए थे, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। आज कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसको रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए, तो सरकार सख्त कानून लाई और कानून यहाँ तक ले आए कि आजीवन कारावास तक की व्यवस्था उसमें कर दी गई है। तो सरकार को जो प्रशासनिक तौर पर करना चाहिए, जो कानून के तौर पर करना चाहिए, सरकार अपना काम ठीक प्रकार से कर रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कर रही है काम। भाई चीज़ जब सामने आती है कार्रवाई तो तभी होती है ना। ये पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। ये बड़ा मामला आया, विधानसभा का मामला है, हमने नियुक्तियां रद्द की हैं, हम आज भी जिंदाबाद मुर्दाबाद झेल रहे हैं। अब जो लोग उस समय दबाव बना रहे, सब भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने कार्रवाई, तो वो कांग्रेस जाएगा आज उनको समर्थन दे रही है। अब सोचिए ना, तो ये एक अलग पहलू है। राजनीति और शासन प्रशासन ये एक अलग पहलू, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य पर कुठाराघात हुआ है, चोट पहुंची है, लेकिन वो संस्कार जो अपने गलत बच्चे को आगे ला रहे हैं, जो रिश्वत दे रहे हैं, कौन लोग हैं वो? क्या वो चिन्हित नहीं होने चाहिए? मैंने तो कहा था कि भाई इनको चिन्हित करिए और इन पर भी मुकदमे कायम करिए। जो लोग हैं, क्यों इन्होंने गलत प्रैक्टिसेस अपनाई? भाई जिन्होंने लिया वो तो जेल में चले गए, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जिन्होंने दिया उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उनके होल्डिंग लगाइए ना, जगह जगह एक्सपोज करिए उनको। जिन लोगों ने बच्चों को पैसा देकर पास कराया है, आप उनके नाम चौराहा पर टांगिए ना, समाज में उनको एक्सपोज होने दीजिए ना, ताकि पता चला ये वही आदमी जिसने अपने नालायक बच्चे को जो है पैसे के दम पर नौकरी दिलाई। एक्सपोज होने दीजिए ताकि आदमी एक सामाजिक तौर पर उसको वो गलत हो रहा है ये तो कम से कम लोगों के मनों में जाए, ताकि आदमी गलत काम ना करे। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, और भी पहलू हैं इसके, जिसको देखना पड़ेगा हम लोग। सर, आपने संस्कारों की बात की है। उत्तराखंड में जो समाज है, जो हमारा पहले कल्चर हुआ करता था, संस्कार हुए करते थे, वो धीरे धीरे अब समाप्त होते नजर आ रहे हैं और इसका जो शिकार है वो युवा बन रहा है। इसी में अगर हम बात करें नशे को, तो अब नशा बहुत बढ़ गया है युवाओं के बीच, और देहरादून में भी कई युवा ऐसे हैं जो लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। तो नशे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये दो तरफा चीज़ें हैं। मैंने कहा ना कि कानून अपना काम करे, गलत तरीके से नशा बिक्री हो रहा है, नशा लिया जा रहा है, कानून उसको रोके, लेकिन बच्चा नशा न करे, अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए, बच्चों में संस्कार डालें कि बच्चे शोर न बढ़े। अब जब वो आदी हो जाते फिर वो घर वालों को भी परेशान करते हैं और सरकारों को परेशान करते हैं। जी सर, बिल्कुल सही तो कहा। कहीं ना कहीं सरकार ने एक टास्क फोर्स बना रखी बाकायदा कि नशे पर काबू करने के लिए, जो लोग इस तरह का ड्रग पैडलर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन वो अकेला समाधान नहीं है। आपके घर का वातावरण, आपके बच्चों के संस्कार, माँ बाप को बचपन से लेकर उन पर ऐसा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो इस ओर आगे न बढ़े, उनकी रुचि न बने,
एक बार बढ़ गया तो उसके बाद तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। सर, चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड में पर्यटन एक काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है यहाँ पे, और आर्थिकी जो यहाँ से होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो चारधाम यात्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड की इकोनॉमी को अगर हम नज़दीक से देखें तो कृषि के बाद ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारी इकोनॉमी का। पर्यटन नंबर 2 पे आता है। और जब से ऑल वेदर रोड्स और ये सब चीज़ें हुई हैं और मोदी जी का विशेष जो लगाव उत्तराखंड के प्रति है, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसकी ब्रांडिंग उन्होंने स्वयं अपने हाथ में ली है, ये मान के चलो। इनडायरेक्टली यहाँ की ब्रांडिंग मोदी जी ने अपने हाथ में ली हुई है। और जब से ये सरकारें आई हैं हमारी, तब से यहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ा है। ये हमारे लिए अच्छा संकेत है भविष्य में, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की भी एक समस्या रहती है। तो जितना अधिक पर्यटक आएगा उतना ही पैसा यहाँ घूमेगा और हमारे लोगों के हाथों को काम मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर एक बड़ी चुनौती है कि जैसे पर्यटक बढ़ रहा है, तो पिछली बार काफ़ी अच्छा हमारा हो रहा, पर्यटकों का आना रहा, और अभी भी वो और बढ़ने जा रहा है। पिछली बार 35 लाख तक हमारे यहाँ रिकॉर्डेड पर्यटक थे। तो अनरिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 45-50 लाख गया होगा। सारे लोग रजिस्टर तो होते नहीं हैं। अब मुझे लग रहा है इस बार इसको क्रॉस करना है, ये 10 से 15% और बढ़ेगा। और विधानसभा में इसमें मेरा एक भाषण है, वो रिकॉर्डेड है, कि मैंने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को भविष्य में हमको कैटर करना होगा पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारी चुनौती ये है कि इतने पर्यटकों के लिए हमारे पास जो अवस्थापना सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ आएँ और आराम से दर्शन कर सकें, घूम सकें और यहाँ से एक अच्छी फीलिंग लेके जाएं, अच्छा अनुभव लेके जाएं, ताकि बाकियों को फिर आगे आने में उत्सुकता रहे। तो वो एक बड़ी चुनौती है कि कैसे हम इतने कम समय में जितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनके लिए व्यवस्थाएं जुटाएं। तो एक बड़ा काम है, लेकिन हम लोग उसमें लगे हुए हैं, सरकार उसमें लगी हुई है, और ये अच्छा संकेत है उत्तराखंड के लिए। सर, अंत में मैं जानना चाहूँगी, उत्तराखंड के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब राज्य की लड़ाई चली थी, इसके मूल में कुछ प्रश्न थे, जिन प्रश्नों को लेकर हम लोग सड़कों पर आए थे। उसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न बेरोजगारी था, और जो महिलाओं की भागीदारी उस मूवमेंट में हुई थी, उसके पीछे भी रोजगार एक प्रश्न था। इसलिए प्रश्न था कि हर घर में कोई ना कोई बच्चा है जो कि आगे रोजगार के लिए परेशान है। तो सब माताओं ने, बहनों ने इस बात को लेकर सड़कों, उनको नहीं रोजगार करना था। जो लोग लड़ी हैं, जिस उम्र के लोग लड़े हैं, उनको अपना रोजगार नहीं चाहिए था, उनको अपने परिवार के बच्चों के लिए रोजगार चाहिए था। तो एक बड़ा मुद्दा है ये कि हम रोजगार के साधन कैसे मुहैया करा सकें। उसमें भी सोचना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ का जो पहाड़ का माइंडसेट है वो सरकारी रोजगार की तरफ है, कि किसी भी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। वो सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं। और मेरा ये मानना है कि 9 लाख से अधिक लोग इस समय एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों में इनरोल्ड हैं। तो 9 लाख लोगों को रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकती, उतनी कैपेसिटी भी नहीं है उत्तराखंड की। तो हमको जो रोजगार के विकल्प हैं, जो अन्य साधन हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन इस काम को और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। ये हमको ऐसे अवसर और तैयार करने पड़ेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। एक मूल में ये था। दूसरा, पहाड़ों की दशा, पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और जो बेसिक कम्युनिटी, जैसे पानी हम बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, सड़कें बोलते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई। बहुत काम हुआ है राज्य बनने के बाद, लेकिन अब भी बहुत काम होना बाकी है। क्योंकि मुझे याद है, मैं छोटा था तो हम लोग 1.5-2 किलोमीटर से सर में पानी लेकर आते थे। स्कूल जाने से पहले पानी लेकर तब स्कूल जाते थे। उस समय बहुत ठीक स्थितियाँ वहाँ की नहीं थी, लेकिन आज ठीक है, वहाँ पर पानी मिलता है। लेकिन जैसे पेयजल है, इसको प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। आपका जो स्कूल्स है हमारे, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छी बात यह है कि गरीब से गरीब आदमी भी होगा, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। उन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, वहाँ पर टीचरों को तैनाती,
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं है जैसे होना चाहिए। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स हमारे पास अच्छे स्तर के हैं, क्योंकि सभी लोग वो बीएड और वो सब रहते हैं, तो सरकारी स्कूल में सब क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ कमी है उसकी पूर्ति करना। स्वास्थ्य सेवाओं के भी, क्योंकि पहाड़ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो शहरों से भिन्न हैं, वहाँ पर काफ़ी जटिल परिस्थितियाँ रहती हैं। तो जितना हम डोर स्टेप तक जा सकें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जाने का प्रयास करना चाहिए। और मुख्य समस्या हमारी रहती है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नीचे के लोग हैं, वो हमको कम मिल पाते हैं, वो उसकी उपलब्धता एक समस्या बनी हुई है, उस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर हम ये सब चीज़ें कर लेंगे तो मैं समझता हूँ और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अभी काम तो चल ही रहा है, तो ये सब होना है, लगे हैं सब लोग, करेंगे इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ आज विधायक विनोद चमोली जी मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की हैं। साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर क्या कुछ कार्य किया जाना बाकी है, ये भी उन्होंने बताया है। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।